नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। जो दीपावली का पर्व था हम लोग उसी में बिज़ी थे, तो आशा करते हैं आप लोगों ने भी अच्छे से दीपावली का पर्व मनाया होगा। और अब हम लोग लौटते हैं अपनी स्टडी की तरफ। तो हम लोग अब डेली एक वीडियो डेली कवर करेंगे, 25 क्वेश्चन यहाँ से कवर करेंगे। और हम लोगों का त्यौहार तो असली तभी होता है जब अपना सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाए, तभी हम लोगों की एक खुशी अलग होती है और घर वालों के साथ में भी उस त्यौहार को मनाने का एक अलग ही यहाँ पे खुशी होती है, वो अलग ही होती है। इस पर्व से हम लोग यहाँ से अब एक टारगेट बनाएंगे कि अगला पर्व जब दीपावली का आए तो तब तक हम लोग कहीं ना कहीं एक सिलेक्शन ले लें। तो आइए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा। आगे हम पढ़ते हैं यहाँ से 25 क्वेश्चन डेली हम लोग करते हैं। तो आज का हमारा यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा पहला। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में बताना है। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? तो वह आपके बढ़ता है लेटरल मेरिस्टेम के कारण। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आपका हो जाएगा। और अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से? अगला प्रश्न हो जाएगा कि तने या जड़ का घेरा किसके कारण बढ़ता है? ये सेम क्वेश्चन आप देख सकते हैं ऊपर। वो क्वेश्चन आरआरपी एएलपी एंड टेक्नीशियन में आया था 2018 में, और सेम क्वेश्चन जो 2018 में ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था आगे, वहाँ पे एक क्वेश्चन रिपीट हो गया था। तो रेलवे के जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने रिपीट रेलवे ज़्यादा करती है। तो इस तरह आप ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करके इनको चलना है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर देना। तो इसका भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से? तो लेटरल, यहाँ पे इसका भी राइट आंसर ऑप्शन वी आपका हो जाएगा यहाँ से। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा यहाँ से अगला। अग्रस्त या शीर्षस्थ मेरिस्टेम के शीर्ष पर पाया जाता है। तो इस 4 ऑप्शन में बताना है किसमें क्या पाया जाता है। तो इसमें तना और जड़ें ये पाई जाती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। और अगला प्रश्न हमारा, पौधों में प्राथमिक वृद्धि इससे होती है। तो ये 4 ऑप्शन रहे यहाँ पे, तो इनमें आपको बताना किससे प्राथमिक वृद्धि होती है। तो हम लोग यहाँ पे देखें तो ए दे रखा है लंबवत विभज्योतक, बी पार्श्व विभज्योतक, और सी अंतर्वेशी विभज्योतक, और डी शीर्ष विभज्योतक। तो हमारा ये लंबवत विभज्योतक होता है, ये नहीं होता है, तो ये आपका बाहर हो जाएगा ए। और वी वाला जो पार्श्व विभज्योतक है ये भी आपका बाहर हो जाएगा। तो सिर्फ हमारे रह जाएंगे सी और डी। तो आप देखें सी और डी किस में है? ऑप्शन वी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया है कि पौधों में वृद्धि मुख्यतः सक्रिय कोशिका विभाजन वाले विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित होती है। इस क्षेत्र को मेरिस्टेम कहते हैं। पौधों में विभिन्न प्रकार के मेरिस्टेम मूल तथा तने के शीर्ष पर होते हैं। ये प्राथमिक ऊतक बनाते हैं। इन्हें शीर्षस्थ मेरिस्टेम कहते हैं। जब मेरिस्टेम स्थायी ऊतकों के बीच होता है तब उसे अंतर्वेशी मेरिस्टेम कहते हैं। और अंतर्वेशी मेरिस्टेम और शीर्षस्थ विभज्योतक दोनों ही प्राथमिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं। तो इस तरह आप ये याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, एरियोलर ऊतक अंगों के क्या स्थान भरता है और अंगों को सहारा देता है और ऊतकों की मरम्मत करता है। तो यहाँ पे जो ये दो आपके जो खाली स्थान दे रखे हैं, यहाँ पे इन 4 ऑप्शन में क्या भरना है, आपको फिल करना है, यहाँ पे ये बताना है। तो एरियोलर ऊतक अंगों के अंदर के स्थान भरता है। तो यह सेंटेंस आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो अंदर के स्थान भरता है
और आंतरिक अंगों को सहारा देता है, ऊतकों की और मरम्मत करता है। इस तरह आपका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे इसका देखते हैं एक्सप्लेनेशन कि एरियोलर ऊतक अंगों के अंदर का स्थान भरता है, आंतरिक अंगों को सहारा देता है और ऊतकों की मरम्मत करता है। एरियोलर ऊतक वास्तविक संयोजी ऊतक के अंतर्गत आते हैं। इन ऊतकों के द्वारा पौधों के कोमल अंगों को दृढ़ता व लचीलापन आ जाता है। तो इस तरह आपको ये इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पौधे के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है। तो यहाँ पे इन 4 ऑप्शन में बताना है कि कौन से पौधे के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा विभज्योतक। ऑप्शन सी इसका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग इसके आईएमपी पॉइंट देखते हैं, क्या हो जाएंगे आईएमपी पॉइंट। तो विभज्योतक ऊतकों में कोशिका विभाजन की क्षमता होती है। ये मुख्यतः पौधों के वर्धी भागों में पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत कोशिकाओं के वे समूह आते हैं जिनमें कोशिकाएं या तो विभाजित होने वाली हों या विभाजित हो रही हों या उनमें विभाजन की क्षमता होती है। इनमें निरंतर विभाजन से पौधों में वृद्धि होती है। तो ये पॉइंट याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किन स्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती हैं। तो इन 4 ऑप्शन में बताना है कि स्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा स्क्लेरेन काइमा। यहाँ से ये ऊतक आपका हो जाएगा। पॉइंट इसके देखते हैं क्या हो जाएंगे इसके पॉइंट। तो स्क्लेरेन काइमा एक सरल स्थायी ऊतक है। ये हम लोग यहाँ से पीछे भी पढ़ चुके हैं। इसकी कोशिका भित्ति कठोर, मोटी तथा लिग्निन युक्त होती है। इस ऊतक की कोशिकाएं मृत होती हैं क्योंकि इनके किनारों पर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज तथा लिग्निन का जमाव होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, कहीं नोट डाउन कर लेना है। ये ऊतक तने में संवहन मंडल के समीप, पत्तों की सिराओं में तथा बीजों और फलों के कठोर छिलकों में उपस्थित होता है। उदाहरण के लिए आपको याद रखना है नारियल के जो छिलके होते हैं इनमें होता है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा किस ऊतक या मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऊतक हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा आपका स्क्लेरेन काइमा। तो ये ऊतक आपके मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है। सेम रिपीट क्वेश्चन हुआ है, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था। तो यह स्क्लेरेन काइमा इसका आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि किस प्रकार का ऊतक नारियल का भूसी बनाता है। तो यहाँ से रिपीट नहीं, यहाँ से क्वेश्चन को अलग तरीके से यहाँ से पूछ लिया गया। तो ये 4 ऑप्शन में बताना है कि किस प्रकार का ऊतक नारियल का भूसी बनाता है। तो यहाँ से अगर वो ऑप्शन अगर आपको पता है तो उससे आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ से ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, स्क्लेरेन काइमेटस फाइबर से बनता है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा यहाँ से किस ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, इसमें भी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से सेम रिपीट क्वेश्चन है यहाँ से ये। अगला प्रश्न हो जाएगा किसकी कोशिकाएं मृत होती हैं। तो इन 4 ऑप्शन में बताना कि किसकी कोशिकाएं मृत होती हैं। तो यह आपका जो दृढ़ ऊतक होता है इसकी कोशिकाएं मृत होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो यह आपके होती है स्क्लेरेन काइमा ऊतक में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि वनस्पति ऊतक का क्या परिपक्वता पर
जीवित प्रोटोप्लाज्मा धारण नहीं करता है। तो ये यहाँ पे जो खाली स्थान दे रखा है, यहाँ पे क्या भरना है आपको, तो इन 4 ऑप्शन में बताना है। तो वनस्पति ऊतक का दृढ़ ऊतक परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्मा धारण नहीं करता। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा दृढ़ ऊतक, ऑप्शन सी इसका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग इसके पॉइंट देखते हैं। तो पॉइंट में भी सेम वही दे रखा है। अगला प्रश्न सीधे देखते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा। साधारण स्थायी ऊतकों के 3 प्रकार हैं। तो यहाँ से इन 3 प्रकार बताने हैं कि जो साधारण ऊतक के हैं। तो पैरेन्काइमा, कैम्पेनियन सेल और स्क्लेरेन्काइमा। तो ये होते हैं, गलत हो जाएंगे ये नहीं होते हैं। पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और मेरिस्टेम ये भी नहीं होते हैं। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, तो ये आपके होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग इसके पॉइंट देखते हैं, क्या हो जाएंगे पॉइंट। तो पॉइंट में भी आपको वही 3 इसके ऊतक दे रखे हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं सीधा हम लोग, क्या हो जाएगा। किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। तो इन 4 ऑप्शन में बताना है कि किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। तो वो है आपका होता है जटिल ऊतक, ऑप्शन बी इसका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके पॉइंट देखते हैं, क्या हो जाएंगे कि एक ही प्रकार के विशेष कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं का समूह जटिल ऊतक कहलाता है। जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतक के उदाहरण हैं। तो ये पॉइंट आपको नोट डाउन कर लेना है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। तो यहाँ पे बताना है कि जो पादप कोशिका भित्ति होती है यह किससे बनी होती है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज और पैक्टिन से यह बनी होती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग इसके आईएमपी पॉइंट देखते हैं, क्या हो जाएंगे इसके आईएमपी पॉइंट यहाँ से। तो यहाँ पे पादप कोशिका भित्ति सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। तो ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा अगला प्रश्न हमारा। पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है। तो यहाँ पे बताना है कि फ्लोएम का कार्य पौधों में क्या होता है। तो यह आपके खाद्यों का प्रवाह करता है, यानी खनिजों का प्रवाह करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से खाद्यों का प्रवाह फ्लोएम के माध्यम से होता है और जो जल का प्रवाह होता है यह जाइलम के माध्यम से होता है। तो ये अलग से एक फैक्ट याद रखना है। आइए हम लोग इसके पॉइंट देखते हैं, क्या हो जाएंगे पॉइंट। फ्लोएम या वास्ट, तो ये इम्पोर्टेंट डाल के लिख लेना है। फ्लोएम को हम लोग वास्ट भी बोलते हैं। तो फ्लोएम या वास्ट पौधों की जड़, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। यह पत्तियों द्वारा तैयार भोज्य पदार्थ को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यह एक संचायक ऊतक है जो पौधों को यांत्रिक संचायक प्रदान करता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ से अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि पौधों के सभी भागों में भोजन पहुँचाता है। तो इन 4 ऑप्शन में बताना है कि भोजन किसके माध्यम से पहुँचाया जाता है। तो यह आपके अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था। तो फ्लोएम के माध्यम से भोज्य का जो प्रवाह होता है यह फ्लोएम के माध्यम से होता है और जाइलम के माध्यम से ये आपका जो जल होता है यह जाइलम के माध्यम से होता है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि पौधों में फ्लोएम किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी है। आप देख सकते हैं वहाँ पे क्वेश्चन किस तरह का पूछा गया था। सेम क्वेश्चन रिपीट किया और इसको पलट देकर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो पौधों में फ्लोएम यहाँ पे आपका जो भोजन होता है इसके परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। और पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि भोजन पहुँचाता है सभी भागों में, यह आपका क्या हो जाएगा
तो यह फ्लोएम होता है। और यहाँ पे कह दिया गया कि पौधों में फ्लोएम किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। तो आपको एग्जामिनर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसा भी पूछ सकता है, लेकिन अगर आपको आता है क्वेश्चन आप बना ले जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, अगला प्रश्न है कि किसमें पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। तो यहाँ पे इन 4 ऑप्शन में बताना है कि पतली कोशिका भित्ति अवशिष्ट कोशिकाएं होती हैं यहाँ पे किसमें होती हैं। तो यह आपके जो पैरेनकाइमा होता है इसमें आपकी होती है। ऑप्शन वी इसका करेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग इसके आईएमपी पॉइंट देखते हैं क्या हो जाएंगे आईएमपी पॉइंट। तो मृदूतक एक जीवित सरल स्थायी ऊतक तथा पतली कोशिका भित्ति होती है। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि मृदूतक जो होता है यह आपकी एक जीवित सरल और स्थायी ऊतक होता है, पतली कोशिका भित्ति होती है जो किससे बनी होती है, यह सेलुलोज से बनी होती है। इसके जीव द्रव में प्रायः एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है। इसकी कोशिकाएं प्रायः समव्यासी तथा विभिन्न आकारों की होती हैं। कोशिकाओं के मध्य अंतःक्रियात्मक अंतःकोशिकीय स्थान तथा हरित लवक पाए जाते हैं। ये सामान्यतः जल भोज्य पदार्थ आदि का संचय करती हैं। तो ये इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट नोट डाउन कर लेने। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं हम लोग कि किसमें कोशिकाओं की ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके। तो क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आपको पूछा गया है कि कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है, ऐसी कौन सी यहाँ पे कोशिका हो जाएगी ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके। तो यह आपका जो मृदूतक होता है इसमें ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से मृदूतक बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके तो इसको हम लोग कोशिकाओं को ढीला पैक करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि किसमें पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। तो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था यह आपका होता है पैरेनकाइमा। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न हमारा क्या है यहाँ से, अगला प्रश्न हो जाएगा कि अधिक अंतरकोशिकीय प्रसार के लिए कोशिकाएं विरल रूप में संचरित होती हैं। तो यहाँ पे जो खाली स्थान दे रखा है यहाँ पे क्या आपको फिल करना है। तो ये 4 ऑप्शन हो जाएंगे यहाँ से। अधिक अंतरकोशिकीय प्रसार के लिए पैरेनकाइमा कोशिकाएं विरल रूप से संरचित होती हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा पैरेनकाइमा। आइए आज के हम लोग यहाँ से आईएमपी पॉइंट इस क्वेश्चन के देखते हैं, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कोशिकाओं की कुछ परतें ऊतक के आधारीय पैकिंग का निर्माण करती हैं जिन्हें पैरेनकाइमा ऊतक कहते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको डाल के यहाँ से नोट कर लेना है। पैरेनकाइमा किसे बोलते हैं हम लोग, तो यह इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है जो कि स्थायी ऊतक है। तो पैरेनकाइमा एक स्थायी ऊतक है और यह पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है। ये कोशिकाएं जीवित होती हैं। कुछ पैरेनकाइमा ऊतकों में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। पैरेनकाइमा ऊतक में अधिक अंतरकोशिकीय प्रसार के लिए उसकी कोशिकाएं विरल रूप से संचरित होती हैं। जलीय पौधों में पैरेनकाइमा की कोशिकाओं के मध्य हवा की बड़ी गुहिकाएं होती हैं जो पौधों को तैरने के लिए उत्प्लावन बल प्रदान करती हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एरेनकाइमा कहते हैं। तो ये इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे। इसमें कई क्वेश्चन जो थे नोट डाउन करने वाले थे। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
और आज के वीडियो का यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो ऊतक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती हैं, तो यहाँ पे बताना किस ऊतक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती हैं। इनमें घने कोशिका द्रव्य जिसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म, पतली कोशिका रस भित्तियाँ, मुख्य नाभिक और कम रिक्तिकाएं होती हैं। तो ऐसा कौन सा ऊतक हो जाएगा, ये रहे 4 ऑप्शन आपके। तो यह आपका हो जाएगा विभज्योतक, मेरिस्मेटिक, यह आपका ऊतक हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आईएमपी पॉइंट इसके देखते हैं हम लोग। तो विभज्योतक ऊतक के अंतर्गत कोशिकाओं के वे समूह आते हैं जिनकी कोशिकाएं या तो विभाजित होने वाली होती हैं या विभाजित हो रही होती हैं, या उनमें विभाजन की क्षमता होती है। ये पौधों के वर्धी भागों में पाई जाती है। इसके विशिष्ट लक्षण निम्न है। तो क्या लक्षण हो जाएंगे, पहला आपका हो जाएगा ये गोल अंडाकार या बहुभुजाकार होती हैं, ये एक पॉइंट याद रखना है। अगला हो जाएगा सेकंड पॉइंट, इसकी कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती हैं एवं इसमें घने कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका रस भित्तियाँ, मुख्य नाभिक और कम रिक्तिकाएं होती हैं। थर्ड पॉइंट हो जाएगा जीवित द्रव्य सघन, केंद्रक बड़े और रसधानी छोटी होती है। तो इस तरह आपके यहाँ से कंप्लीट होते हैं आज के 25 क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए फिर डेली हम लोग कवर करेंगे 25 क्वेश्चन, जैसे जैसे हम लोग एग्ज़ाम के नज़दीक पहुँचेंगे और क्वेश्चनों की संख्या हम लोग बढ़ा देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।